हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने एक नए चैप्टर के साथ में। जियोग्राफी की एक आपकी जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उस बुक से आपका अध्याय नंबर जो 2 है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण, इस चैप्टर को आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस चैप्टर के दौरान अच्छे से पहले समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद में जैसे मैं आपको नोट्स तैयार कर रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना एक रजिस्टर अलग से लगा करके उसमें आप अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार करना। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इतना बेटर करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर से देखने को ना मिले। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। अपने अध्याय नंबर अपना 2 है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले अपने इस लेसन की शुरुआत जो है एक कथन से कर रहे हैं। कथन अपना है कि स्वर्ण से नहीं वर्ण पुरुषों और महिलाओं से राष्ट्र महान बनता है। कि ये बताया गया है अपने को कि सोने चांदी से कभी भी राष्ट्र मजबूत नहीं बनता, धन दौलत से कभी भी राष्ट्र मजबूत नहीं बनता। ये कथन जो है इमर्सन, वाल्डो इमर्सन का कथन है ये, है ना। तो क्या बताया उन्होंने कि स्वर्ण से नहीं, कि सोने चांदी से कभी राष्ट्र महान नहीं बनता। राष्ट्र को महान बनाने के लिए उस राष्ट्र की जो जनसंख्या होती है, उस राष्ट्र के जो पुरुष होते हैं और उस राष्ट्र की जो महिलाएं होती है वो अपना दायित्व निभाते हैं, तब जाकर के एक राष्ट्र महान बनता है। अगर वो अपना सहयोग करेंगे, अगर वो अपना पूरा सहयोग करेंगे राष्ट्र के विकास के लिए, तभी जाकर के राष्ट्र मजबूत भी बनेगा और राष्ट्र महान भी बनेगा। तो ये कथन आपको याद रखना है। इमर्सन जो आपके भूगोलवेता है तो उनके द्वारा दिया गया कथन है ये कि स्वर्ण से नहीं वर्ण पुरुषों और महिलाओं से क्या बनता है, राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं इसी कथन के साथ। तो आपका अध्याय नंबर 2 है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। इस अध्याय में अपने को ये देखना है सर कि विश्व जनसंख्या का वितरण क्या है, उसका घनत्व क्या है और किस प्रकार कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इस प्रकार अपने इस लेसन को एक एक चीज करके सारी अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ पर बोला भी गया है कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक संसाधन होते हैं। ये जो आपको एक कथन दिया गया है तो इस कथन को ध्यान में रखना है। लेकिन ये कथन जो है व्याख्या किसकी कर रहा है, इस वाले कथन की कर रहा है कि स्वर्ण से नहीं वर्ण पुरुषों और महिलाओं से राष्ट्र क्या बनता है, महान बनता है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश के निवासी क्या कहलाते हैं, उसके वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। यूँ नहीं है कि इस देश के अंदर इतने संसाधन है या इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली या इतना रुपया इतना पैसा है तो उससे राष्ट्र मजबूत और महान नहीं माना जाएगा। ये इमर्सन भाई साहब का कथन है। वो ये बताते हैं कि अगर देश के अंदर पुरुष और महिलाएं ही अगर मजबूत नहीं होगी, अगर वो ही अपने देश के अंदर अपना विकास, अपना सहयोग नहीं देंगे उसका विकास करने के लिए, तो वो राष्ट्र क्या है, महान नहीं बन पाएगा। और अगर राष्ट्र के अंदर पुरुष और महिलाएं नहीं है, अगर वो सहयोग ही नहीं कर रहे तो वो राष्ट्र मजबूत और महान कैसे बन सकता है। तो इस कथन को पूरा करने के लिए बोला गया है कि किसी देश के निवासी ही, यानी कि वहाँ के लोग ही, वहाँ के पुरुष ही और वहाँ के महिलाएं ही उसके वास्तविक संसाधन होते हैं। न कि जैसे अलग अलग संसाधन बना लिए, उनको वास्तविक संसाधन नहीं माना जाता। वास्तविक संसाधन की संज्ञा किसको दी गई है, उस राष्ट्र के पुरुषों और महिलाओं को दी गई है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। देखिए, बात करते हैं अपने 21वीं सदी के शुरू के अंदर विश्व जनसंख्या। देखते हैं विश्व जनसंख्या है क्या, किस प्रकार से उसका फैलाव है, क्या कुछ है इसके बारे में। तो जब 21वीं सदी की शुरू की बात करें तो 21वीं सदी के शुरू के अंदर 600 करोड़ जनसंख्या थी, यानी कि 600 करोड़ प्लस थी। यानी कि इसको अगर अरब में बात करें तो 6 अरब प्लस थी, विश्व की जनसंख्या की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो 21वीं सदी के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी मानी गई थी, 600 करोड़ प्लस मानी गई थी, यानी कि 6 अरब प्लस मानी गई थी, यानी 6 अरब से कुछ प्लस थी। देखो, इसका ऑथेंटिक कोई अपने को आंकड़ा नहीं दिया गया, एक लगभग अनुमान का आंकड़ा दिया गया है कि 600 करोड़ प्लस है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो जनसंख्या वितरण, अध्याय का नाम ही है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। अध्याय का नाम ही क्या है, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। तो अपने देखते हैं कि घनत्व क्या होता है और वितरण क्या होता है। पहले अपने वितरण देख लेते हैं, उसके बाद में अपने घनत्व की परिभाषा देखेंगे और समझेंगे कि घनत्व क्या होता है। देखिए, विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण की बात कर रहे हैं पहले अपने। तो जनसंख्या वितरण कि पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव, पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव कि पृथ्वी है, ये पूरा भूभाग है, इस पर जनसंख्या किस हिसाब से फैली हुई है। कि देखिए, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर जनसंख्या कम पाई जाती है, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। आप लोग 7 महाद्वीपों के बारे में तो जानते होंगे। जैसे अगर बात करें अपने विश्व के मैप की, एक बार अपने यहाँ पर मैप है नहीं तो कल मैं आपके आगे वाली वीडियो के अंदर मैप भी लेके आऊँगा। तो अगर बात करें तो उसके अंदर अपने को एशिया की बात करें तो उसके बाद में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जो आपका
उत्तरी अमेरिका जिसको अपने बोलते हैं, और दक्षिण अमेरिका जिसको बोलते हैं, उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में अपना आ जाता है लास्ट वाला महाद्वीप आपका आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब अगर अपने इन महाद्वीपों की बात करें तो इन महाद्वीपों में 7 के 7 महाद्वीपों में हर जगह जनसंख्या का फैलाव जो है समान नहीं है। जैसे जो नीचे नीचे का महाद्वीप है, अगर अपने मैप की अगर बात करें तो उसके अंदर जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो सारा का सारा महाद्वीप कैसा माना गया है, बर्फीला महाद्वीप माना गया है, यानी कि उस पर जनसंख्या का वितरण शून्य के समान माना जाता है। ये माना जाता है कि वहाँ पर हजारों किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक जो है कुछ भी जनसंख्या नहीं रहती है। मतलब अगर रहेंगे लोग तो आपको कोई इधर उधर से कोई एक आधा मनुष्य दिखेगा, एक आधा व्यक्ति दिखेगा, इस प्रकार से। तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण शून्य माना जाता है कि वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव है नहीं, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए लोगों के अनुकूल वातावरण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ है। अगर बर्फ़ गिरती रहेगी, ओनली बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य कैसे करेगा, या उद्योग धंधे कैसे विकसित करेगा, या अपना निवास स्थान कैसे बनाएगा। तो इस हिसाब से जनसंख्या का वितरण किस पर डिपेंड करता है, भूभाग पर, पृथ्वी के भूभाग पर, उसके वातावरण पर। तो यही है जनसंख्या अगर वितरण की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो जनसंख्या वितरण की आप परिभाषा क्या बताओगे कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो फैलाव है उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये फैलाव अभी मैंने आपको समझाया कि ये फैलाव जो है क्या है, समान तो है नहीं। कहीं पर जैसे देखो एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और सबसे कम जनसंख्या जो आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव तो सभी जगह समान नहीं है, सभी जगह अलग अलग फैलाव है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, तो असमान फैलाव है। इसी प्रकार के पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। इतना ध्यान रखना, जनसंख्या वितरण की परिभाषा आएगी एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि पृथ्वी पर जनसंख्या का फैलाव या असमान फैलाव, कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो असमान फैलाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। शायद मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। देखिए एक बात करते हैं कथन की। एशिया के संदर्भ में कथन दिया गया है और जॉर्ज बी क्रेसी भाई साहब का दिया हुआ है। तो ये कथन क्या है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। कि एशिया में क्या है, बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग, और कम स्थानों पर क्या रहते हैं, बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कथन आपको याद रखना है। ये कथन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा का सीधा कथन आपको देकर के पूछा जा सकता है कि ये कथन किस भूगोलवेत्ता का दिया हुआ है, या यूँ पूछ लिया जाएगा कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण को लेकर दिया गया कथन क्या है। जनसंख्या वितरण को ध्यान रखना, पूछा क्या जाएगा कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण को लेकर कौन सा कथन दिया गया है वो बताइए, वो लिखिए। तो क्या है कथन, इसी प्रकार इस कथन को याद रखना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, यानी कि बहुत बड़ा भूभाग है, उस पर तो क्या है, कम लोग रहते हैं, और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसको जरा समझना। कई बार ऐसे होता है, जैसे अपने एक एग्जाम्पल अगर अपने ढाणी डिप्पों के एग्जाम्पल लें तो क्या होता है, जैसे गांव के बाहर ढाणियाँ बनी होती है, तो क्या होता है कि काफ़ी भूभाग होता है, बड़ा भूभाग होता है, उस पर बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब एक मान लेते हैं कि 3-4 मरबे की अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, या मान लेते हैं कि 2-3 वर्ग किलोमीटर की बात करें, तो उसमें आपको 2-3 ही घर देखने को मिलेंगे, 2-3 ढाणियाँ बनी होती है, उनके जो है अपने अपने जो ज़मीन वगैरह है वो डिवाइड की होती है। तो इस हिसाब से क्या है कि बहुत अधिक स्थान है, उस पर तो कम लोग रह रहे हैं। कई जगह तो ऐसा है एशिया के अंदर, और कुछ जगह ऐसी है कि कहीं पर क्या है, कम स्थान है और वहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उल्टा है, कम स्थान पर ज़्यादा रह रहे हैं और ज़्यादा स्थान पर कम। जैसे एग्जांपल लें अपने एक दिल्ली जैसी महान सिटी की अगर बात करें, या गुड़गांव है या जयपुर है, इस प्रकार से अगर इन बड़ी सिटियों की बात करें तो इनमें क्या है कि भूभाग तो कम है। आप देखते हो कि शहरों के अंदर देखते हो कि जो घर मकान होते हैं वो तो छोटे छोटे बने होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, वो काफ़ी ऊंचाई तक बिल्डिंगें बनी होती है, तो उनके अंदर क्या है कि थोड़े से भूभाग पर काफ़ी लोग रहते हैं। या बात करें अगर अपने तो 2-3 कमरों के अंदर कम से कम 8-10 लोग तक रह लेते हैं। लेकिन अपने गांव के अंदर बात करें या अपने ढाणी डिप्पों की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर खूब बड़े बड़े घर होते हैं और उनमें रहने वाले 4-5 या 7-8 लोग रहते हैं। तो उतने बड़े भूभाग को लेकर अगर शहर की बात करें तो उतने बड़े भूभाग में जहाँ पर ढाणियों के अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं, उतनी जगह के अंदर अगर शहर की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 30 से 40 लोग रह लेते हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार कि एशिया के अंदर कुछ जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर स्थान ज़्यादा है, स्थान खुला है,
ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या रोजगार के साधनों का अभाव होगा, या अनुकूल वातावरण नहीं होगा, या उच्च शिक्षा नहीं होगी, या कोई भी कारण हो सकते हैं जिन कारणों से लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। मेन बात ये है कि जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे तो वहाँ पर जगह होने से क्या होता है, अगर लोगों के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, और अगर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे तो स्थान तो बड़ा होगा और वहाँ पर जनसंख्या यानी कि लोग कैसे होंगे, कम। स्थान तो क्या होगा, अधिक होगा, और लोग कैसे होंगे, कम। दूसरी बात बोलेगी कि कम स्थान पर बहुत अधिक लोग, कि जगह कम है, जैसे सारी सुख सुविधा मिलती है। अगर अपने शहरों की बात करें तो शहरों में आपको देखो देखने को मिल जाता है कि अगर आपको शिक्षा चाहिए, यानी कि हाई स्कूल चाहिए, तो स्कूल भी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में आपको हॉस्पिटल वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाएगी। जैसे आपको मनोरंजन के साधन भी अच्छे से मिल जाएंगे, परिवहन वगैरह की सुविधा भी अच्छे से मिल जाएगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिससे आप शहरों के अंदर देखने को मिलती है, जिसका गाँवों के अंदर अधिकतर अभाव होता है कि बड़े ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, या बात करें तो बड़े हॉस्पिटल नहीं होते हैं, बड़े स्कूल नहीं होती है, यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होती है। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर क्या होता है, शहरों के अंदर स्थान तो कम होता है लेकिन वहाँ पर अधिक लोग इसलिए रहते हैं कि वहाँ पर उनको सुख सुविधाएं सारी मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। तो ये जॉर्ज बी क्रेसी का दिया हुआ कथन है एशिया के बारे में जनसंख्या वितरण को लेकर। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज बी क्रेसी क्या बोलते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, जनसंख्या वितरण है क्या, पूछे बस सीधा बताना है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान वितरण ही क्या कहलाता है, जनसंख्या का असमान फैलाव ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान फैलाव ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या वितरण। यहां तक बात समझ में आई होगी। 21वीं सदी के अंदर जनसंख्या थी कितनी, 600 करोड़ प्लस मानी गई थी। और पूछा जाए कि किसी भी देश के वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, तो किसको माना गया है, उस देश के पुरुषों और महिलाओं को वहां के वास्तविक संसाधन माना गया है, उसके निवासियों को माना गया है। यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखो ये जॉर्ज बी क्रेसी जो कथन बोलकर गए हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ बात और बोली गई है कि विश्व की 90% जनसंख्या, मान लेते हैं एक गणित का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं 100 लोगों की बात करें तो विश्व की 90% जनसंख्या, मान लेते हैं कि 100 में से 90 लोग तो क्या रह रहे हैं, 10% भूभाग पर रह रहे हैं, और 60% जनसंख्या उसमें से 10 देशों में रह रही है। अब विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर क्या है, 60% जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग ओनली 10 देशों में ही रहता है। मतलब विश्व के अंदर 200 प्लस देश हैं, तो उनमें से 10 देश ही 60% जनसंख्या को रखते हैं। बाकी जो 40% जनसंख्या बचती है वो देख लो बाकी देशों में डिवाइड है, कहीं पर 2% जनसंख्या रहती होगी विश्व की, तो कहीं पर 5%, तो कहीं पर पॉइंटों में रहती होगी। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, विश्व की 90% जनसंख्या, यानी कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% भाग जो है, जनसंख्या का 90% जनसंख्या जो है वो विश्व के 10% भाग पर, यानी कि पूरा जो ये संसार है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, उसके 10% भाग पर ही 90% लोग रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होगा। जगह देखो, लोग देखो कितने हैं 90%, और जगह देखो कितनी है 10% ही, तो जनसंख्या का जमाव तो ज़्यादा होगा। अब अगर आगे बात करें तो ये जो 90% जनसंख्या है उसमें से 60% जो जनसंख्या है वो 10 देशों में रह रही है ओनली। और वो 10 देश है कौन से, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश, ये ध्यान में रखने आपको। यहाँ से भी प्रश्न आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको मैंने क्रम से सेट किया है कि 1 नंबर पर कौन सा देश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, उसके बाद 2 नंबर पर कौन सा है, 3 नंबर पर, इस प्रकार से। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 1 नंबर पर आपका कौन सा है, चीन, और 2 नंबर पर आपका कौन सा है, इंडिया, 3 नंबर पर अमेरिका, 4 पर इंडोनेशिया, 5 पर ब्राज़ील, 6 पर पाकिस्तान, 7 पर नाइजीरिया, 8 पर बांग्लादेश, 9 पर रूस और 10 पर मैक्सिको। देखो ये आपको याद नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें डाउट होता है कि सर आज याद किया है 4 दिन बाद में भूल जाएंगे, तो दिक्कत होगी बार बार में। और याद रखना भी जरूरी है क्योंकि पूछा जाएगा। 10 के 10 देश न पूछे वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे 5 देश तो हर हाल में पूछ सकता है। आगे वाला एग्जामिनर पूछ लेगा कि विश्व के टॉप 5 कंट्री कौन सी है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो आपको कम से, देखो इसका क्रम से याद रखना जरूरी है। तो इसको क्रम से याद रखने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, वो ट्रिक देख लीजिए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। देखो इनके पहले नाम लिख लो जो इनकी स्पेलिंग है जैसे शुरू होती है। तो जैसे चीन का सी से, इंडिया का आई से, अमेरिका का जैसे ए से, और इंडोनेशिया का जैसे आई से, और ब्राज़ील का जैसे बी से, और पाकिस्तान का जैसे पी से, नाइजीरिया का जैसे एन से, और बांग्लादेश का बी से, और रूस का आर से,
और मैक्सिको का एमसी। ये जो हमने इनके जो पहले पहले वर्ण लिखे हैं, पहले पहले जो अक्षर हैं, इनको लिख लीजिए। तो क्या आ गया आपका CIA और आगे वाला IB और आगे वाला PNB और आगे वाला लास्ट वाला RM। देखो इसको मैंने इस प्रकार अलग अलग लिखा है, ये 4 टुकड़ों में बांट के लिखा है। इसको आप इसी प्रकार से याद रखना ताकि आपको ये 10 के 10 देश जो है आसानी से याद रहेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि क्या है CIA, IB, PNB और RM। इसको इस प्रकार से याद रखना है, रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है। इसको आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। ये देखो CIA, ये CIA एक खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। जैसे कोई घोटाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो उनकी जांच करने के लिए खुफिया एजेंसी है, वो किसकी है? अमेरिका की है। और उसके बाद में IB, ये इंडिया की एक खुफिया एजेंसी है, ये घोटाले वगैरह की जांच करने के लिए। और ये PNB आप जानती हो, ये बैंक है। और ये RM, इसको रम से याद रखना, RM रम। कहानी समझना। आपको पता हो तो नीरव मोदी के टाइम में एक घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था बैंक के अंदर, करोड़ों के अंदर, शायद 650 प्लस करोड़, 1000 करोड़ कुछ ऐसा आंकड़ा है कि रुपयों का घोटाला किया था PNB बैंक के अंदर। तो उस घोटाले की बात करें, देखो नीरव मोदी भाई साहब ने घोटाला कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है CIA और इंडिया की है IB, इन दोनों को जो नीरव मोदी के द्वारा PNB बैंक घोटाला किया गया था उसकी जांच के लिए लगाया गया था। किस किस को? CIA को और IB को, यानी कि अमेरिका की कंपनी को CIA को और भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसको IB को। इन दोनों को PNB के अंदर जो बैंक घोटाला हुआ था उस घोटाले की जांच के लिए लगाया गया। अब देखो घोटाला इतना बड़ा था, हजारों करोड़ों का मामला था, तो इतना बड़ा घोटाला था, तो उस घोटाले के अंदर ये दोनों एजेंसियां बेचारी इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि उस घोटाले के अंदर रम गई, मतलब उस घोटाले के अंदर ही घुस गई, एकदम अच्छे से रम गई। जैसे अपने कोई चीज़ देखते हैं या कई बार सीरियल वगैरह देखते हैं, कुछ देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा मन लग जाता है, ऐसे अच्छे से देखने लग जाते हैं, तो उस प्रकार से। तो ये क्या था कि CIA एजेंसी और IB एजेंसी जो है, ये अमेरिका की और ये इंडिया की, ये दोनों क्या हुई, PNB बैंक घोटाले के अंदर इतने ज़्यादा काम करने लगी, इतनी ज़्यादा व्यस्त होगी कि उस घोटाले के अंदर रम गई। इस प्रकार याद रखना कि CIA और IB PNB बैंक घोटाले के अंदर रम गई, CIA IB PNB बैंक घोटाले में रम गई। अब याद रहिएगा, C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, B से ब्राज़ील, P से पाकिस्तान, N से नाइजीरिया, B से बांग्लादेश, R से रूस और M से मैक्सिको। तो इस प्रकार आप इन 10 देशों को याद रख सकते हो जो टॉप 10 कंट्री है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा मेरे हिसाब से कि विश्व जनसंख्या का वितरण क्या है। कुछ ये परिभाषाएं दी गई है, ये क्या है कथन, ये वाला कथन, और ये अच्छे से जितना मैंने समझाया अभी तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। चलिए आगे आपको समझाता हूँ। विश्व जनसंख्या वितरण को समझ लिया, अभी हम अपने समझेंगे जनसंख्या घनत्व को। देखिए समझने का प्रयास करते हैं अपने जनसंख्या घनत्व को। आगे वाला अपना जो टॉपिक रहेगा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जनसंख्या घनत्व है क्या? पहले तो ये ध्यान में रखना कि इससे रिलेटेड आपसे एक तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में इसकी परिभाषा भी पूछी जाएगी। तो दोनों को याद रखना है अच्छे से कि जनसंख्या घनत्व है क्या। बोल देता हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या
लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर परिभाषा पूछे तो क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए इसको समझाता हूँ आपको अच्छे से कि मान लेते हैं ये 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा है। अब वर्ग तो आप जानते ही हो कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये वाला है ना। तो ये मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर भूभाग इतना ऐसे है लंबाई में, और इधर से भी एक वर्ग 1 किलोमीटर है, इधर से भी 1 किलोमीटर है और इधर से भी 1 किलोमीटर है। यानी आपको ये एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये 1 वर्ग किलोमीटर का है कि इस प्रकार 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। यानी कि जो ये इतना भूभाग बना है आपके पास में, जो बीच का भूभाग आ रहा है, जगह आ रही है, ये भूभाग आपका कौन सा बन गया? 1 वर्ग किलोमीटर बन गया। तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, बस उन लोगों को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उन लोगों के जमाव को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लेते हैं इस 1 वर्ग किलोमीटर में कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं, 2-4 घर मान लेते हैं यहाँ पर बने हुए हैं, इस प्रकार से 2-4 घर यहाँ पर बने हुए हैं और 2-3 घर यहाँ पर बने हुए हैं, इस प्रकार से ये। तो इसमें कितने मान लेते हैं? कोई 10-12 घर बने हुए हैं और 10-12 घरों के अंदर मान लेते हैं 60-70 लोग रहते होंगे। तो यहाँ का इस 1 वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? 60 व्यक्ति। देखो अगर 60-70 लोग रह रहे हैं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? 60 व्यक्ति। और ध्यान रखना, जब भी जनसंख्या घनत्व बताते हो तो सीधा 60 व्यक्ति या 100 व्यक्ति या 1000 व्यक्ति नहीं बताया जाता, उसके साथ में प्रति वर्ग किलोमीटर लगाया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर की 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 60। तो इसका पूछा गया तो हमने क्या बता दिया? 60। अगर मान लेते इसी भूभाग में 60 की जगह बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते, ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा घर होते, जैसे शहर की बात कर रहे हैं, पहले अपने जैसे एक गाँव का एग्जाम्पल लिया था, जैसे अभी अपने एक शहर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस प्रकार से। तो मान लेते हैं यहाँ पर 60 की जगह 600 लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, तो 600 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व बताया जाता है। परिभाषा किस हिसाब से याद रखोगे? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी इसका एक सवाल पूछा जाता है आपसे, एग्जाम्पल दे देता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता है कि किसी गाँव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, एक छोटा सा सवाल बना रहा हूं मैं कि किसी शहर में 10 वर्ग किलोमीटर में 10 वर्ग किलोमीटर में 600 लोग रहते हैं, 600 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर ज्ञात कीजिए, या सीधा बोल दे कि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना कि आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा, बोर्ड के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में। तो ध्यान रखना आपको एग्जाम के ये प्रश्न के लिए भी तैयार रहना है, सवाल के लिए, मैथ के सवाल के लिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। ये तक देखना है कि पहले आपको उस जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कितना भूभाग दिया जा रहा है, भूभाग कितना दिया जा रहा है? 10 वर्ग किलोमीटर। और कितनी जनसंख्या दी जा रही है? जनसंख्या कितनी दी जा रही है? 600 लोग। तो सूत्र छोटा सा याद रखना, बिल्कुल आसान सा है, वैसे तो आप 10वीं में पढ़कर आए होगे। सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटा में कुल भूभाग। ये आपको छोटा सा सूत्र इस हिसाब से याद रखना है कि कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है? 600, और कुल भूभाग कितना दिया हुआ है? 10 वर्ग किलोमीटर। तो लिख देंगे बटा में 10। 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर क्या आया? 60। तो हमारा इसने पूछा था प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया? 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शायद समझ में आया होगा कि जनसंख्या का वितरण क्या होता है, लोगों का असमान फैलाव, और जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग। देखो जनसंख्या वितरण में कोई भूमि की बात नहीं की जाती, भूमि का आंकड़ा नहीं दिया जाता कि 1 वर्ग किलोमीटर या 5 वर्ग किलोमीटर, ऐसे नहीं। सीधा होता है कि भूमि पर जनसंख्या का फैलाव जनसंख्या वितरण है, और जनसंख्या घनत्व क्या है कि उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा निकाला जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। आपको मैंने बता दिया। इस हिसाब से अब आपसे पूछा जाए, या आप एग्जाम्पल के लिए अपने गांव का आंकड़ा पता लगाना कि आपका गांव कितने भूभाग में फैला हुआ है, आपका गांव शहर जो भी है, कि आपका गांव जो है या शहर जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 5 में फैला है, एक अंदाजा लगा लेना आप। और फिर देखना है कि आपके गांव के अंदर लोग रहते हैं कितने, तो वो एक अंदाजा लगाना लगभग का। मान लेते हैं कि आपका गांव जो है आपका गांव या आपका शहर जो है वो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वहाँ पर मान लेते हैं 5000 लोग रह रहे हैं। तो अगर उसका आपको जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? कुल जनसंख्या, आपके गांव की हमने जनसंख्या मानी 5000,
और भूभाग माना 5 वर्ग किलोमीटर, तो 5000 बटा में 5 और भाग देंगे तो आंसर वहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, यानी आपके गांव का क्या निकल जाएगा 1000 आंकड़ा। इस हिसाब से आप जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अपने अपने गांव का जो है निकाल सकते हैं जनसंख्या घनत्व, अपने गांव का, अपने छोटे से कस्बे का या अपने घर का भी निकाल सकते हैं कि हमारा घर जो है इतने भूभाग में फैला हुआ है और इतने लोग रह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी चैप्टर जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।